नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 65वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ा। पुनर्जागरण काल के बाद में 18वीं शताब्दी में किस प्रकार से भूगोल का उदय हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। यानी 18वीं शताब्दी के प्रमुख जर्मन भूगोलवेता थे या अन्य जो भूगोलवेता थे जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी में भूगोल के विकास हेतु प्रयत्न किए गए, उनके बारे में हमने पढ़ा। 18वीं शताब्दी की कुछ भूगोलिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो हमने जिसमें देखा जॉर्ज फोस्टर हैं या मूस्टर हैं, इसके अलावा इमैनुअल कांट हैं। तो इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भूगोल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, भूगोल की विभिन्न शाखाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस काल की अगर उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहली उपलब्धि है इस काल की भूगोल के राजनीतिक सांख्यिकीय जो संप्रदाय है उसका उदय इसमें हुआ। भूगोल के राजनीतिक सांख्यिकीय संप्रदाय का उदय। तो सबसे पहली जो उपलब्धि इस काल की रही कि राजनीतिक सांख्यिकीय जो विचारधारा है उसका उदय हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? बुश्चिंग को इसका श्रेय जाता है, जिनके बारे में हमने कल सामान्य जानकारियां हैं वो पढ़ी थी। बुश्चिंग जो है उसको भूगोल में राजनीतिक सांख्यिकीय संप्रदाय जो है उसके उदय का श्रेय उनको जाता है। इनकी पुस्तक जो कि 15 खंडों में प्रकाशित हुई थी, पृथ्वी का नया वर्णन, जिसमें विभिन्न तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण किया गया और राजनीतिक जो इकाइयां हैं उनका विकास किस प्रकार से भौगोलिक तथ्यों के द्वारा प्रभावित होता है, किस प्रकार राजनीतिक इकाइयां हैं वो भौगोलिक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन है वो इसमें किया गया है। यानी प्रत्येक सूचना आंकड़ा राजनीतिक इकाइयों के ऊपर आधारित एकत्रित इनके द्वारा किया गया है। यानी विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के ऊपर आधारित इनकी ये जानकारियाँ थी, भूगोलिक जानकारियाँ। तो एक तो राजनीतिक सांख्यिकीय संप्रदाय का उदय हम इसमें कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो शाखा विकसित हुई शुद्ध भूगोल। शुद्ध भूगोल का विकास इस काल में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शुद्ध भूगोल एक प्रकार से जो प्राकृतिक वर्णन है या भौगोलिक वर्णन को राजनीतिक सीमा को अनुपयुक्त मानते हुए प्रकृति की सीमा है उसको सही माना गया। इसमें विशेषतः जो गाटेरर का योगदान था वो महत्वपूर्ण था। गाटेरर के द्वारा संक्षिप्त भूगोल जो पुस्तक प्रकाशित की गई उसमें नदी बेसिनों के आधार पर भौगोलिक वर्णन किया गया। यानी शुद्ध भूगोल है ये क्या कहता है? राजनीतिक सीमाओं को भौगोलिक वर्णन का आधार न मान करके राजनीतिक सीमाएं इन्होंने क्या मानी? भौगोलिक वर्णन के लिए अनुपयुक्त हैं, ऐसा इनका मानना था। यानी ये किसके ऊपर आधारित वर्णन चाहते थे? प्राकृतिक सीमाओं पर आधारित भौगोलिक वर्णन। प्राकृतिक सीमाओं में जैसे हमने पढ़ा, प्राकृतिक सीमाओं में पर्वत, नदियां हैं, घाटियां हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? प्राकृतिक सीमाओं में आती हैं। तो ये शुद्ध भूगोल का क्या उद्देश्य है कि राजनीतिक सीमाएं हैं वो किसी भी भौगोलिक वर्णन के लिए अनुपयुक्त होती हैं, प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर भौगोलिक वर्णन है वो किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक ये जो शुद्ध भूगोल है
इसको अग्रसित करने में, इसका विकास करने में गार्टिनर का मुख्य योगदान है। इनकी संक्षिप्त भूगोल जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने नदी बेसिनों पर आधारित भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा किए गए थे। तो इस प्रकार से दूसरा जो विकास इस काल में महत्वपूर्ण हुआ वो था शुद्ध भूगोल का, यानी भूगोल को एक स्वतंत्र विज्ञान या शुद्ध भूगोल के रूप में विकसित करने का सराहनीय कार्य है वो इस काल के अंतर्गत हुआ था। यानी प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों का वर्णन करना क्या कहलाता है? शुद्ध भूगोल कहलाता है। इसके अलावा होमेर के द्वारा यूरोप का शुद्ध भूगोल लिखी गई, ज्यूने ने भी शुद्ध भूगोल लिखी, तो इससे शुद्ध भूगोल होमेर इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, यूरोप का शुद्ध भूगोल, यूरोप का शुद्ध भूगोल, जिसमें इन्होंने क्या है प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर यूरोप के विभिन्न भौगोलिक वर्णन है वो प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से ये दूसरी शाखा जो इस काल में विकसित हुई 18वीं शताब्दी में। इसके अलावा क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ, जिसमें जॉर्ज फॉस्टर और रीनहोल्ड फॉस्टर जो है उनका विशेष योगदान इसमें देखने को मिलता है। वैज्ञानिक एवं क्रियात्मक भूगोल का विकास। क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधि। तो भूगोल के अध्ययन की क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधि का विकास हुआ। इसमें रीनहोल्ड, फॉस्टर और जॉर्ज फॉस्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। तो क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधियों के विकास में रीनहोल्ड फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर जो हैं उनका क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधियों का विकास इनके द्वारा किया गया। इनके अनुसार भूगोल केवल विवरण का विषय नहीं है बल्कि ये क्रियात्मक उपयोगिता एवं दृष्टिकोण के ऊपर आधारित विषय है। यानी ये केवल वर्णनात्मक विषय नहीं है, इसके साथ साथ में इसमें क्रियात्मकता भी पाई जाती है, विश्लेषणात्मक ये विषय है। यानी वैज्ञानिक विधियों के आधार पर इसका विश्लेषण भी किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में क्रियात्मकता, वैज्ञानिकता और उपयोगिता के महत्व पर अधिक बल दिया गया, जिससे क्या है विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के पर्यवेक्षण पर बल दिया गया और उनके लेखन की जो क्रमबद्ध शैली है उसका विकास किया गया। वैज्ञानिक आधारों के ऊपर इसका वर्णन है वो किया जाए, ऐसी इनकी मान्यता थी। तो एक क्रियात्मक एवं वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ। इसके अलावा भूगोल के दार्शनिक आधार की स्थापना भी इस काल में हुई। भूगोल के दार्शनिक आधार की स्थापना और इसका श्रेय जाता है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने भूगोल के दार्शनिक आधार को स्थापित करने का प्रयास किया। इमैनुअल कांट के द्वारा भूगोल को एक प्रकार से दार्शनिक आधार है वो दिया गया। इन्होंने भूगोल को दार्शनिक पक्ष के रूप में मजबूत करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक स्वरूप दिलवाने के लिए भी ये प्रयत्न रहे। इन्होंने बाह्य विज्ञान के तीन तत्व इनके द्वारा बताए गए। तत्वों का अध्ययन, तत्वों का काल के संदर्भ में अध्ययन और प्रकृति में विद्वान जितने भी तत्व हैं, प्रकृति में जितने भी तत्व उपलब्ध हैं उनका स्थान विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना। यानी सबसे पहले तत्वों का अध्ययन करें, उसके बाद में तत्वों का समय के संदर्भ में या काल के समय में संदर्भ में अध्ययन करें और उसके बाद में प्रकृति में विद्वान जितने भी तत्व हैं उनका किसी क्षेत्र या स्थान विशेष के संदर्भ में अध्ययन करें। ये तीन दार्शनिक आधार हैं वो इनके द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रकार से इन्होंने
भूगोल को एक दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो ये 18वीं शताब्दी में भूगोल का विकास है। किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में भूगोल का विकास हुआ, ये 18वीं शताब्दी की प्रमुख भौगोलिक उपलब्धियां हम कह सकते हैं। 4 उपलब्धियां इस काल की रही। भूगोल के राजनीतिक सांख्यिकीय संप्रदाय का उदय हुआ। इसके अलावा शुद्ध भूगोल यानी बुश्चिंग का योगदान है। उसके बाद में शुद्ध भूगोल विशेषतः गाटेरर का योगदान है, होमेर का योगदान है। क्रियात्मक या वैज्ञानिक विधि में विशेषतः रिनहोल्ड फोस्टर तथा जॉर्ज फोस्टर का योगदान है। और दार्शनिक भूगोल के आधार की स्थापना में इमैनुअल कांट का है वो महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने 3 आधार दिए: तत्वों का अध्ययन, तत्वों का संदर्भ, समय के संदर्भ में अध्ययन, और प्रकृति में विद्यमान विभिन्न जो तत्व हैं उनका उनके स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन, ये चीज़ें जोड़ी गई। तो ये था 18वीं शताब्दी में भूगोल। 18वीं 19वीं शताब्दी में भूगोल का हमें अध्ययन करना है। 18वीं 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में अठारहवीं एवं 19वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल का विकास। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, इस चीज़ का अध्ययन हमें करना है। यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, यानी विशेषतः पुनर्जागरण काल या खोजों का काल जहाँ तक हमने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें कौन सी इकाई से संबंधित थी, वो यूनिट सेकंड से संबंधित था। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज कर देता हूँ। यूनिट सेकंड में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यूनिट सेकंड में हमने वेदों का जो अध्ययन है, यानी वैदिक युग का भूगोल और पुराणों का अध्ययन। वैदिक युग में भूगोल एवं पुराणों का भूगोल, ये जो चीज़ें हैं ये सारी द्वितीय इकाई से संबंधित हैं। वैदिक युग एवं जो पुराणों का भूगोल है, जिसमें द्वीप एवं सागरों के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद में नदियाँ, द्वीप, सागर, नदियाँ और पर्वत। तो वैदिक युग एवं जो भूगोल, वैदिक युग में किस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ, पुराणों का युग है उसमें किस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ, उसमें द्वीपों का जो वर्णन किया गया, सब द्वीप हमने पढ़े, सागरों के बारे में पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो वैदिक युग में या पुराणों में पर्वतों का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, इसमें यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, इसके अतिरिक्त रोमन भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ा। इसके बाद में यानी यूनानी और रोमन जो भूगोलवेता है उनके प्राचीन शास्त्रीय काल में किस प्रकार से भूगोल के विकास में योगदान उनका रहा, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, यूनानी रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। इसके बाद प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल, प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल हमने पढ़ा। इसमें
अरब भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ा। प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोलवेता और उसमें विशेषतः अरब भूगोलवेताओं का योगदान, और अंतिम मध्यकालीन भूगोल, इसके बाद में आता है अंतिम मध्यकालीन भूगोल। अंतिम मध्यकालीन भूगोल में पुनर्जागरण काल, अन्वेषण एवं खोज यात्राओं का काल। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, यानी द्वितीय इकाई है वो अपना कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें वैदिक युग का भूगोल, पुराणों का भूगोल, द्वीप एवं सागर, नदियाँ, पर्वत तंत्र, प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, यूनानी एवं रोमन भूगोलवेताओं का योगदान, प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान है, उसके बाद में रोमन भूगोलवेताओं का योगदान है, प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल है उसमें अरब भूगोलवेताओं का योगदान, और अंतिम मध्यकालीन भूगोल यानी यात्राओं, अनुसंधान एवं खोजों का काल या पुनर्जागरण काल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ये यहाँ पर आपकी द्वितीय इकाई है वो समाप्त हो जाती है। आज हमने कल से जो प्रारंभ किया था विशेषतः 18वीं शताब्दी का जो भूगोल है वो हमारी तृतीय इकाई से संबंधित है। यूनिट थर्ड जो है उसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में भूगोल का उदय हम पढ़ेंगे। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भूगोल का उदय, किस प्रकार से 18वीं 19वीं शताब्दी में भूगोल का उदय हुआ, किसे वैज्ञानिक विशेषतः शताब्दी में यहाँ पर वैज्ञानिक आएगा, वैज्ञानिक भूगोल का उदय, क्योंकि भूगोल का उदय तो पहले ही हो चुका है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक भूगोल का उदय हम पढ़ेंगे। वैज्ञानिक भूगोल के उदय में सबसे पहले जर्मन भूगोल की जो जर्मन विचारधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूगोल की जर्मन विचारधारा, भूगोल की जर्मन विचारधारा, इसमें तीन जो विद्वान हैं उनके विचार विशेषता पढ़ेंगे हम। एक हम्बोल्ट, इसके बाद में रीटर और इसके बाद में रैटजेल। ये तीन विद्वानों के हम जर्मनी की जो भौगोलिक विचारधारा है उसमें अध्ययन करेंगे, हम्बोल्ट, रीटर और रैटजेल। उसके बाद में फ्रांसीसी विचारधारा आ जाएगी जिसमें ब्लास और जीन ब्रूंस, विडाल डे ला ब्लास और जीन ब्रूंस, यानी फ्रांस की भौगोलिक विचारधारा जिसमें ब्लास और ब्रूंस दो का पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्रिटिश जो भौगोलिक विचारधारा है उनका काल आएगा जिसमें हम मैकिंडर, हर्बर्टसन और सैंपल, हंटिंगटन, डेविस के बारे में पढ़ेंगे। मैकिंडर, हर्बर्टसन, सैंपल, उसके बाद में डेविस, ये जो विद्वान हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ब्रिटिश विचारधारा में विशेषतः मैकिंडर, हर्बर्टसन, सैंपल, डेविस और इसके बाद में एक और रह जाते हैं हंटिंगटन, हंटिंगटन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन भूगोलवेताओं के विचारधारा यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में
अंतिम जो है वो रूसी विद्वानों का योगदान है, जिसमें ग्रासिमोव है, डोकुचायर है और लोमनशोव है। रूसी विद्वानों में यानी रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें लोमनशोव, इसके अलावा डोकुचायर और ग्रासिमोव, इन विद्वानों के बारे में हम तृतीय इकाई में पढ़ेंगे। तो ये तीसरी इकाई है जो हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान में हमने स्टार्ट जो कर रखी है 18वीं शताब्दी में भूगोल का, 18वीं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक भूगोल का उदय। 18वीं शताब्दी में हमने पढ़ लिया विशेषतः किस प्रकार से भूगोल का उदय हुआ, कौन कौन से विद्वानों ने यहाँ पर वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य है वो भूगोल में किया था। अब आगे इसके बाद में हम तो विशेषतः देखें कि पुनर्जागरण का जो काल है या खोजों का जो महान युग है, उसके बाद में भूगोल को आगे बढ़ाने का जिन द्वारा प्रयास किया गया या वैज्ञानिक आधार जिन भूगोलवेताओं का रहा, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे इमैनुअल कांट है, जॉर्ज फास्टर है, रीनोल्ड फास्टर है, बुशिंग है, मुस्टर है, उनका योगदान वो रहता है। 19वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी में इसके बाद में जो आगे हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक भूगोल का उदय। तो वैज्ञानिक भूगोल का, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वैज्ञानिक भूगोल के उदय में विशेष दो विद्वानों का योगदान रहता है, हमबोल्ट एवं रीटर। तो आधुनिक भूगोल का जनक या आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जनक है वो किसको कहा जाता है? हमबोल्ट को कहा जाता है। तो हमबोल्ट जर्मन विचारक हैं और जर्मनी की जो विचारधारा है उसमें हमबोल्ट, रीटर और रेडजेल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फ्रांसीसी विचारधारा ब्लास, ब्रूंस के बारे में, उसके बाद में ब्रिटिश विचारधारा में मैकिंडर, हर्बर्टसन, सैंपल, डेविस, हंटिंगटन के विचारों को पढ़ेंगे। उसके बाद लेमेनशोव है, डोकुचायर, ग्रासियो जो कि रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार तृतीय इकाई है वो हमारी विशेषतः फ्रांस, ब्रिटिश और रूसी जो ज्योग्राफर हैं, जर्मन जो ज्योग्राफर हैं, उनके बारे में उनसे संबंधित है। किस प्रकार से इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल का विकास किया और वर्तमान स्वरूप है वो भूगोल को प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।